डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन ब्रिज वंस अगेन। जैसा कि कल हमने देखा था अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का अनुप्रयोग, जिसमें मैंने बतलाया था अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का उपयोग करके दो या दो से अधिक धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात किया जा सकता है और किसी परिमेय संख्या की प्रकृति बतलाई जा सकती है कि उस परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण शांत होगा अथवा अशांत। इसके अतिरिक्त किसी अपरिमेय संख्या की अपरिमेयता भी अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के आधार पर साबित की जा सकती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अभाज्य गुणनखंडन विधि के द्वारा एचसीएफ और एलसीएम। प्रॉब्लम के लिए हम लेते हैं आपको 96 यानी अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। तो यह प्रॉब्लम हुआ आपका अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। तो अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए इन दोनों धनात्मक पूर्णांकों का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, जिसके लिए हम अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का उपयोग करेंगे। इकाई का अंक 6 है, इसका मतलब कि यह संख्या 2 से विभाजित होगी। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 से हम डिवाइड करते हैं 48, फिर 2 से डिवाइजेबल है इसी तरह से 404 का प्राइम फैक्टर तोड़ते हैं 2 से, 2 दूना 4, 0, 2 दूना 4, 2, 1। अब 101 अभाज्य संख्या है तो आगे विभाजन की प्रक्रिया तो होगी नहीं। इस तरह 96 तो into 2 into 2 into 3 और 404 2 गुने 2 गुने 101। तो यहां एचसीएफ जो होगा दोनों संख्याओं का कॉमन फैक्टर होगा, यानी जो प्राइम फैक्टर्स लिया गया है दोनों संख्याओं के प्राइम फैक्टर्स का जो कॉमन फैक्टर होगा उन कॉमन फैक्टर्स का गुणनफल ही दोनों संख्याओं का एचसीएफ होगा। एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 इज इक्वल टू, ये कॉमन हो रहा है और ये कॉमन हो रहा है,
तो यहाँ ये कॉमन फैक्टर हुआ और ये कॉमन फैक्टर हुआ, दिस इज इक्वल टू 4। तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के आधार पर इसका प्राइम फैक्टर्स लिया गया और इन दोनों संख्याओं के प्राइम फैक्टर्स में जो कॉमन फैक्टर्स है उनका प्रोडक्ट यानी गुणनफल ही महत्तम समापवर्तक होगा। अब इसका एचसीएफ तो हो गया, यानी एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल लघुत्तम समापवर्त्य, ये आपका 96,404 इज इक्वल तो एलसीएम जो होगा उभयनिष्ठ यानी अभाज्य गुणनखंडों के उभयनिष्ठ जो पद होंगे उनके अधिकतम घात वाले पदों का गुणनफल होगा, यानी अधिकतम घात वाले अभाज्य गुणनखंडों, अधिकतम घात वाले अभाज्य गुणनखंडों, अधिकतम घात वाले अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल, यानी अधिकतम घात वाले अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल जो होगा वही एलसीएम होगा। तो यहां देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5, 2 का अधिकतम घात यहां 5 होगा, इसमें 2 का घात 2 है, 2 गुने 2 यानी 2 का घात 2 होगा, इसमें 2 का घात 5 होगा, तो 2 का अधिकतम घात 5 है यहां पर। 3 तो इसमें है नहीं, 3 इसमें है और इसका घात 1 है, तो वह अधिकतम घात वही हो जाएगा। फिर 101, इसका अधिकतम घात 1 होगा, तो 101 यही एलसीएम होगा, यानी कि अधिकतम घात वाले अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल बराबर एलसीएम। तो यहाँ 2 का अधिकतम घात 5, तो 2 का पावर 5, और यहाँ 3 अधिकतम 1, यहाँ 101 अधिकतम इसका पावर 1 है, तो 101 का पावर 1, यहाँ 3 का पावर 1 ले लेंगे और ये हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 3 101 और ये बराबर हो जाएगा आपको 9696। तो इस तरह से और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के अनुप्रयोग से पहले दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, और उन संख्याओं के प्राइम फैक्टर्स का जो कॉमन फैक्टर होगा उनका गुणनफल उन दी गई संख्याओं का एचसीएफ होगा, और अधिकतम घात वाले अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल जो होगा वह दी गई संख्याओं का एलसीएम होगा। अब इसके बाद हम यह देखने का प्रयास करते हैं कि इसका अनुप्रयोग करके, यानी इसके अनुप्रयोग से परिमेय संख्याओं की प्रकृति कैसे ज्ञात की जाती है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। ये कहा जाए कि लंबी विभाजन प्रक्रिया के बिना परिमेय संख्या
17/18 के दशमलव निरूपण की प्रकृति बताएं। लंबी विभाजन प्रक्रिया के बिना सत्रह 17/8 दशमलव निरूपण की प्रकृति बताएं। लंबी विभाजन प्रक्रिया के बिना 17/8 के दशमलव निरूपण की प्रकृति बताएं। यहां प्रदत्त परिमेय संख्या बराबर 17/8। तो दशमलव निरूपण की प्रकृति बताने के लिए जो हर होता है यानी डिनोमिनेटर होता है उसका प्राइम फैक्टर्स तोड़ लेते हैं, और प्राइम फैक्टर्स तोड़ने के बाद यह पता चल जाता है कि दशमलव निरूपण शांत होगा अथवा अशांत आवर्ती होगा। हर बराबर 2 × 2 × 2। आप याद रखें, यदि परिमेय संख्या मानक रूप में हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, और उसके हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 हो या 5 हो अथवा 2 और 5 दोनों हो, और इसके अतिरिक्त दूसरा कोई अभाज्य गुणनखंड शामिल नहीं हो तो दशमलव निरूपण शांत होगा। अदरवाइज 2 और 5 के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड शामिल हो जाएगा तो उसका दशमलव निरूपण अशांत आवर्ती होगा। तो हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 है, 2 के अतिरिक्त दूसरा कोई शामिल नहीं है, तो निश्चित रूप से इसका दशमलव निरूपण शांत होगा। यानी दशमलव निरूपण शांत होने के लिए आवश्यक है कि हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 या केवल 5 अथवा 2 और 5 दोनों शामिल हों। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई अभाज्य गुणनखंड शामिल होगा तो उसका दशमलव निरूपण शांत नहीं होगा। यहां हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 शामिल है, इसलिए प्रदत्त संख्या का दशमलव निरूपण शांत होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा उदाहरण हम ले लेते हैं 23/16। इसके साथ भी वही कंडीशन है, अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 आएगा, यह भी शांत दशमलव। स्पष्ट है कि शांत दशमलव होगा। एक बात का ख्याल अवश्य रखेंगे कि जब हर का प्राइम फैक्टर ज्ञात कर रहे हैं तो यह ध्यान रहे कि अंश और हर में मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर नहीं हो।
यानी परिमेय संख्या स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, मानक रूप में हो। परिमेय संख्या स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। यदि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं हो, वैसी परिस्थिति में हर के अभाज्य गुणनखंड से इस बात की जानकारी नहीं हो पाएगी कि उसका दशमलव निरूपण शांत होगा अथवा अशांत। क्योंकि हो सकता है कि हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अतिरिक्त दूसरा अभाज्य गुणनखंड शामिल हो और वह अभाज्य गुणनखंड अंश और हर का कॉमन फैक्टर। वैसे परिस्थिति में तो कैंसिल आउट होगा और फिर वह शांत हो सकता है। इसलिए हमेशा यह ख्याल रहे कि दी गई परिमेय संख्या स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, मानक रूप में हो। याद रखें कि कोई भी परिमेय संख्या मानक रूप में कहलाती है यदि उसके अंश और हर में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। A rational number is said to be in a standard form if its numerator and denominator have no common factor। तो अब अगला प्रॉब्लम हम देखते हैं, क्योंकि कल मैंने आपसे बतलाया था कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का अनुप्रयोग किसी अपरिमेय संख्या की अपरिमेयता साबित करने में किया जाता है। तो देखिए क्वेश्चन, सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है prove that √2 is an irrational number। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम मान लेते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है। यदि संभव हो तो माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। If possible, we consider √2 is a rational number। If possible, we consider √2 is a rational number। यानी संभव हो तो माना कि 2 एक परिमेय संख्या। मानने में तो कुछ लगता नहीं, मान लेंगे, बाद में देखेंगे कि उसकी सत्यता क्या है, उसकी सत्यता की जांच करेंगे। कुछ जो हमने माना वो सत्य है या असत्य है, लेकिन पहले मानने में तो कुछ लगता नहीं, मान लिया जाए सपोज। अब यदि मान लिया गया कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो अब तो इसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसलिए √2 बराबर p/q, जहां pq बिलोंग्स टू i, मीन्स p और q पूर्णांक यानी सेट ऑफ इंटीजर्स के सदस्य हैं। pq बिलोंग्स टू i तथा q इज नॉट इक्वल टू 0। साथ ही p/q मानक रूप में है, स्टैंडर्ड फॉर्म।
जब यह परिमेय संख्या है तब तो निश्चित रूप से यह p बाई क्यू के रूप में होगा, जहां p और q पूर्णांक है, q 0 के बराबर नहीं है, और साथ में हम मान लेते हैं कि p बाई क्यू स्टैंडर्ड फॉर्म में, मीन्स p और q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। यहां p स्क्वायर बराबर है 2 इंटू क्यू स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि 2p स्क्वायर का एक गुणनखंड है और q स्क्वायर भी p स्क्वायर का एक गुणनखंड है। इसलिए 2p स्क्वायर का एक गुणनखंड है, मीन्स 2 इज ए फैक्टर ऑफ p स्क्वायर। जैसा कि आप लिखते हैं 12 4 इंटू 3, इसका मतलब हुआ 4 12 का एक गुणनखंड है और 3 भी 12 का एक गुणनखंड है। तो यहाँ p स्क्वायर बराबर 2 गुने क्यू स्क्वायर है। इसका मतलब यह हुआ कि 2p स्क्वायर का एक गुणनखंड है और क्यू स्क्वायर भी p स्क्वायर का एक गुणनखंड है। तो स्पष्ट है इस व्यंजक से कि 2p स्क्वायर का एक गुणनखंड है। लेकिन 2 एक अभाज्य संख्या है, 2 एक अभाज्य संख्या है, और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि p एक अभाज्य संख्या हो और p a स्क्वायर को विभाजित करता हो, यानी p a स्क्वायर का एक गुणनखंड हो, तो p a का भी एक गुणनखंड होगा। p be a factor of a थ्योरम है। तो उस प्रमेय के हिसाब से अगर 2 अभाज्य संख्या है और 2p स्क्वायर का एक गुणनखंड है तो 2p का भी एक गुणनखंड होगा। इसलिए 2p का एक गुणनखंड है। इसका मतलब वह 2p को विभाजित करता है। इसको स्टेटमेंट 1 मान लेते हैं। अब कंसीडर करें कि 2p का एक गुणनखंड है, तो मान लिया जाए कि 12 एक संख्या है और इसका एक गुणनखंड 3 है। तो इस 12 के एक गुणनखंड 3 के लिए एक अद्वितीय संख्या 4 है, जिससे 3 में गुना करने पर यह 12 के बराबर होगा। अगर यह इसका गुणनखंड है तो इसके संगत एक दूसरी संख्या है जिससे इसमें गुना करने पर इसके बराबर होगा। तो जब 2p का एक गुणनखंड है तो निश्चित रूप से 2 के संगत एक और संख्या होगी जिससे 2 में गुना करने पर p के बराबर होगा। इसलिए माना कि 2m बराबर p। जब 2p का गुणनखंड है तो इसके लिए एक अद्वितीय संख्या m है जिसे 2 में गुना करने पर p के बराबर होगा। दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। ये हो जाएगा आपको 4m स्क्वायर p स्क्वायर, बट p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। तो p स्क्वायर के बदले में हम 2q स्क्वायर लिख सकते हैं। इट इज सो बिकॉज p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। 2 से दोनों तरफ भाग लगेगा, 2m स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर। और फिर वही प्रश्न यहां खड़ा होता है
कि 2 गुने एम स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर। इसका मतलब कि 2 क्यू स्क्वायर का एक गुणनखंड होगा, यानी 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा, इसलिए 2 क्यू स्क्वायर का एक गुणनखंड है। लेकिन 2 एक अभाज्य संख्या है, और जब 2 एक अभाज्य संख्या है और 2 क्यू स्क्वायर का गुणनखंड है, तो इसका मतलब हुआ कि तब निश्चित रूप से 2 क्यू का भी एक गुणनखंड है। इसको कथन 2 मान लेते हैं। अब स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 पर विचार करें। ये कह रहा है 2p का गुणनखंड है और ये कह रहा है 2q का गुणनखंड है। इसका मतलब हुआ कि 2p और q दोनों का गुणनखंड है, मीन्स 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। कथन 1 और 2 से स्पष्ट है कि 2p और q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर है। तो यहां आपने दिखला दिया कि 2p और q का एक कॉमन फैक्टर है, और यहां कह रहे हैं कि p बाई क्यू स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मानक रूप में है, मीन्स p और q में कॉमन फैक्टर नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ही हुआ कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर ना हो। और यहां आप दिखा रहे हैं कि 2p और q का कॉमन फैक्टर है। इस तरह से कंट्राडिक्शन उत्पन्न हो जाता है, विरोधाभास उत्पन्न होता है, और यह कंट्राडिक्शन सिर्फ और सिर्फ इसलिए प्रोड्यूस हुआ कि आपने यहां गलत मान लिया कि रूप 2 एक परिमेय संख्या है, यानी किसी भी परिस्थिति में रूप 2 परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या मानने का ही कारण हुआ कि यहां हमें कंट्राडिक्शन मिल रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। इसका मतलब कि रूप 2 परिमेय संख्या नहीं है, हमारी मान्यता गलत है, और सपोजिशन इज रॉन्ग, एजम्पशन इज रॉन्ग। लेकिन p बाई क्यू मानक रूप में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, अतः हमें विरोधाभास मिलता है, जिससे पता चलता है कि हमारी मान्यता गलत है, और साबित होता है कि रूप 2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से हम देखते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का काफ़ी महत्व है रियल नंबर्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस के लिए, और उम्मीद है कि आप गणित समझ रहे होंगे, रियल नंबर्स समझ गए होंगे। अगले क्लास में हम अगले दिन के लिए मीन्स अगले दिन मिलेंगे अगले क्लास के लिए, और अगला क्लास होगा नेक्स्ट चैप्टर मीन्स बहुपद पोलिनोमियल। तब तक के लिए अनुमति चाहेंगे। जय हिंद।